We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया कि डेटाबेस से ट्रांजैक्शन करने में, डेटाबेस के अलग अलग ऑपरेशंस करने में, डेटाबेस को ओपन करने में, क्लोज करने में, टेबल को क्रिएट करने में, इन सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में हमें यूज़फुल हो ऐसा एक हेल्पर क्लास अवेलेबल है जो है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। उसके नाम से ही उसके कार्य का पता चल जाता है कि ये एसक्यूएलाइट से जुड़े कार्यों में हेल्पर है और ज़्यादातर केस में ये ओपन हेल्पर है। मतलब कि डेटाबेस को ओपन करते वक्त भाई कब ओपन करना, जब एक्टिविटी पॉज हो जाती है तो उसे क्लोज कर देना, डिस्ट्रॉय होती है तो उसे क्लोज करना, ऐसी सभी चीज़ों की, सभी कार्यों की चिंता से मुक्त होने के लिए और मुक्त करने के लिए आपको ये क्लास आपके पास अवेलेबल है, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। आपको करना क्या है एक्चुअली, आपको एक क्लास बनाना है, प्योर जावा क्लास कि जो इसका सब क्लास हो और कुछ इसकी मेथड्स है कि जो आपको ओवरराइड करनी है। एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. It is used to implement the best practice pattern for opening, creating and upgrading database. ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि जिसको आपको एक्सटेंड करना है और इसकी कुछ मेथड्स है कि जो आपको ओवरराइड करनी है, खास करके डेटाबेस को ओपन करने में, क्रिएट करने में, अपग्रेड करने में। अपग्रेड करना मतलब कि आपने डेटाबेस एक बार बनाया, उसमें कुछ टेबल्स बना लिए, अब उसमें कुछ नए टेबल्स आप वापस उसमें ऐड कर रहे हो, तो जो पहले का डेटाबेस था आपका वो तो बना हुआ ऑलरेडी बन गया एक बार, ओके। तो अब आपने उसमें कुछ चेंज किया, कुछ नए टेबल्स बनाए, तो डेटाबेस का वर्जन आपका अपग्रेड हुआ, आपका डेटाबेस अपग्रेड हुआ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने जो पहले डेटाबेस बनाया था उसे एक वर्जन दे दो। तो वो सपोज कि पहले बनाया उसका वर्जन 1 था, अब आपने कुछ चेंजेस किए, डेटाबेस में कुछ चेंजेस किए, तो वो डेटाबेस वापस बनना चाहिए। उसके जो भी टेबल्स, मतलब कि सपोज़ कि मैंने टेबल कोई नया नहीं बनाया, लेकिन डेटाबेस में जो टेबल मैंने पहले डिफाइन किया था उस टेबल में 1-2 कॉलम्स ऐड कर दिए, तो अब क्या होगा कि मैंने अपने कोडिंग में तो वो कॉलम्स के रिलेटेड कोडिंग लिख दिया, इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, लेकिन वो टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है। जब मैंने पहली बार एप्लीकेशन को रन किया तो जो पुराना डेटाबेस का डेफिनेशन था उसमें मैंने टेबल बनाया हुआ था, सपोज तब 5 कॉलम थे, तो टेबल तो बन गया। अब मैंने उस टेबल में चेंज करके 7 कॉलम रख दिए, लेकिन वो टेबल तो एक बार बन गया तो वापस नहीं बनेगा। तो ये डेटाबेस हेल्पर क्या करेगा, अगर आपने डेटाबेस का वर्जन चेंज कर दिया, समझ में आ रहा है, मैंने पहले टेबल में 5 कॉलम रखी थी, अब टेबल में 7 कॉलम रख दिए, तो टेबल मेरा वापस बनना चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि पहले जो डेटाबेस का वर्जन था उस वर्जन से इंक्रीमेंट करके वर्जन अप रख देना है। और वर्जन कैसे इंक्रीमेंट करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल एक वेरिएबल डेटाबेस वर्जन, अगर वो पहले 1 था तो अब 2 कर देना है। 2 कर देंगे तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस हेल्पर है वो आपके सभी टेबल्स को वापस बनाएगा, इसलिए जिस टेबल में चेंज हुआ है उसे भी वो वापस बना देगा। ये इसका एडवांटेज है। SQLite Open Helper is an abstract class used to implement the best practice patterns for opening, creating, upgrading database. By using the SQLite Open Helper, we can hide the logic used to decide if a database needs to be created or upgraded before it is open. इससे होगा क्या, डेटाबेस को ओपन करने का, उसे अपग्रेड करने का, ऐसा सभी कोड एक्टिविटी में नहीं रहेगा। एक्टिविटी में केवल उसके साथ इंटरेक्शन, बाकी का सभी कोड कहाँ पे रहेगा, डेटाबेस से जुड़ा इस ओपन हेल्पर में। एडिशनली आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के ऑपरेशंस भी वहाँ परफॉर्म कर सकते हो।
यूज़र डिफाइंड मेथड बना के हेल्पर क्लास में। एक्टिविटी में केवल उन मेथड्स को कॉल करना है। तो एक्टिविटी में से डायरेक्टली हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम किससे इंटरेक्ट करेंगे? ओपन हेल्पर से, और उस ओपन हेल्पर में ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो ये हमारे पास एक मौका और भी रहेगा कि अगर हम चाहते हैं, सपोज़ कि डेटाबेस हमने बनाया, हेल्पर हमने बनाया, और किसी और डेवलपर को एक्टिविटी में से हम उसका इंटरफेस दे रहे हैं यूज़ करने का, तो वो दूसरा डेवलपर है, वो सपोज़ कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमारी मेथड को कॉल करेगा। अब हमारी मेथड जब कॉल होगी तो हमें उस रिकॉर्ड को एक्चुअली डिलीट करना है या नहीं करना, उसका डिसीजन हम ले सकते हैं। तो हमारे पास एक मौका भी रहेगा। एडवांटेज, डेटाबेस ऑपरेशंस लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर टाइम कंज्यूमिंग। और दूसरा एडवांटेज ये भी है, डेटाबेस को जब ओपन करते हो इट टेक्स सम टाइम, क्लोज करते हो इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। तो ऐसे टास्क अगर आप मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट करते हो तो आपका मेन थ्रेड मतलब कि यूज़र इंटरफेस थ्रेड स्लो हो जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ योर एप्लीकेशन विल बिकम लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो SQLite ओपन हेल्पर कैशेस डेटाबेस इंस्टेंसेस आफ्टर दे हैव बीन सक्सेसफुली ओपन। तो क्या होता है कि एक बार ओपन करने के बाद वो SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कैश मेमोरी में रखता है ओपन हेल्पर। इससे क्या होगा कि वापस तुरंत ही थोड़ी ही देर में अगर उसी डेटाबेस की वापस ज़रूरत पड़ती है तो वापस ओपन या क्रिएट करने के बजाय कैश मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट है उसी को वो उठा के आपको दे देगा। These cache database instances after they have been successfully opened. So we can request to open the database just before performing operations. इससे एडवांटेज क्या मिलता है? इंसर्ट करना है तो उसके तुरंत पहले ही डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, तो उसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट वापस तो बनना ही नहीं है। जो बना हुआ था पहले वो उसके पास केस में पड़ा है, वो आपको रिटर्न कर रहा है। तो जो बनाने में समय लगता है ऑब्जेक्ट बनाने में, वो यहाँ पे समय वो हट जाएगा। सिमिलरली देयर इज़ नो नीड टू क्लोज इट मैन्युअली। आपको डेटाबेस को क्लोज करने की भी मैन्युअली आवश्यकता नहीं है। ऑल दिस काइंड ऑफ केयर विल बी टेकन बाय SQLite डेटाबेस ओपन हेल्पर। उसकी कुछ मेथड्स है कि जो आपको ओवरराइड करनी है। ऑन क्रिएट, जिसमें आप टेबल को डिफाइन करोगे। ऑन अपडेट, जिसमें आपका कोड होगा। डेटाबेस अगर अपग्रेड होता है तो क्या करना है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मेथड्स टू एक्सेस डेटाबेस। अब डेटाबेस हेल्पर में अंडरलाइंग जो डेटाबेस है आपका उसका रेफरेंस आपको चाहिए, तो आपके पास दो मेथड है, गेट राइटेबल डेटाबेस, गेट रीडेबल डेटाबेस। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो टेबल में डेटाबेस के अंदर कुछ भी, तो आपको मेथड कॉल करनी है गेट राइटेबल डेटाबेस, और केवल आपको डेटाबेस को एक्सेस ही करना है, उसके टेबल्स को एक्सेस ही करना है, तो आप कॉल कर सकते हो गेट रीडेबल डेटाबेस। आइए मैं आपको इसका कोड बताता हूँ। देखिए मेरे पास ये एक डेटाबेस हेल्पर क्लास, ध्यान से देखिए इसको। मैंने एक सिंपल जावा का क्लास ही बनाया है, ठीक है। पब्लिक क्लास माई डेटाबेस हेल्पर 1 एक्सटेंस SQLite ओपन हेल्पर। अब देखो उसमें मैंने कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हैं, ओके। पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर डेटाबेस वर्जन, देखो ये मैंने वर्जन डिफाइन कर दिया 1। नाम क्या दिया उसको? डेटाबेस अंडरस्कोर वर्जन, ओके। फिर दूसरा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाया, डेटाबेस नेम इज इक्वल टू context.db। मैं अपने डेटाबेस का जो भी नाम रखना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट के स्वरूप में पास कर दिया। अब एक बेस कॉलम्स करके एक इंटरफेस है यहाँ पे एंड्रॉइड SDK में, कि जो आपको टेबल के कॉलम्स को डिफाइन करने में उपयोगी होता है। और ख़ास करके इसका जब हम लिस्ट व्यू को यूज़ करते हैं, डेटाबेस के टेबल के डेटा लिस्ट में डिस्प्ले करने का हम सोचते हैं, तब ये बेस कॉलम हमें उपयोगी होता है। क्योंकि बेस कॉलम को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो बेस कॉलम के अंदर आप क्या करोगे कि आपके टेबल में कॉलम्स के नाम जो आपको रखने हैं वो यहाँ पे अंदर आप एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है बेस कॉलम का यूज़ करना, अगर इसको आप नहीं चाहते तो यहाँ से निकाल भी सकते हो। इसको यहाँ से निकाल दो, इस तरह से भी चलेगा। लेकिन आपको करना है आपके डेटाबेस का वर्जन, डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम एक कांस्टेंट स्वरूप से स्टोर करना है टेबल्स, जिससे जब एक्टिविटी में कोई यूज़ करता है तो उसको आपके टेबल का एक्चुअल नाम पता नहीं होना चाहिए, वो इस कांस्टेंट के ज़रिए आपके टेबल को एक्सेस करेगा, ठीक है। उसी तरह से आपके कॉलम्स का नाम भी उसको पता नहीं होगा, लेकिन आपके इस कॉलम के
इस कांस्टेंट के नाम के ज़रिए वो कॉलम को एक्सेस करेगा। और ये जैसा कि हमने स्टैटिक और फाइनल मेंबर बनाया है, स्टैटिक मेंबर है तो वो अपने इस क्लास के नेम के द्वारा उसे एक्सेस कर पाएगा, उसको कॉलम का नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये बेस कॉलम रखना आवश्यक नहीं है। अगर रखते हैं तो इसका एडवांटेज एक ये मिलता है कि इसके अंदर ये 4 मेंबर्स जो हमने रखे उसके अलावा और एक मेंबर भी अपने आप जुड़ जाएगा, _ID। ये 4 जो चीज़ हमने रखी है उसके अलावा _ID नाम का एक और मेंबर भी इसमें जुड़ जाएगा कि जो लिस्ट व्यू को चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने ये 4 और कांस्टेंट बना लिए। अब ये उसका एक कंस्ट्रक्टर अपने डेटाबेस हेल्पर का, उसमें रेफरेंस पास हो रहा है कंटेक्स्ट, और हम सुपर क्लास को ये पास कर रहे हैं। देखिए सुपर क्लास मतलब कि SQLite ओपन हेल्पर, कंटेक्स्ट पास किया, डेटाबेस का नाम पास किया और डेटाबेस का वर्जन पास किया। ये 3 चीज़ें हमने पास कर दी। अब ये ऑब्जेक्ट कॉल कहाँ से होगा? जैसे कि ये मेरे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4, देखो उसमें मैंने माई डेटाबेस हेल्पर 1 उसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, और ऑन क्रिएट में DB हेल्पर इज इक्वल टू न्यू माई डेटाबेस हेल्पर 1 दिस पास किया। जब ये मैं कॉल कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, तब यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके अंदर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर मैंने देखो ऑन क्रिएट को ओवरराइड किया, उसमें एक रेफरेंस पास होता है करंट डेटाबेस का। ओके, इसके अंदर मैंने क्या किया, ऑन क्रिएट के अंदर अपने टेबल को क्रिएट करने का कोड लिखा है। टेबल जितने भी हो आपके यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं एक को क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सा टेबल है? stud1, और उसका नाम मैंने किस में स्टोर किया है? टेबल stud नाम के कांस्टेंट में। जितने कॉलम्स है उनके नाम भी मैंने इस तरह से स्टोर किए हैं कांस्टेंट में। तब देखो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है? तो studEntry.table stud। स्टूड एंट्री क्या है? ये इंटरफेस। ओके, ये क्लास मेरा कि जो बेस कॉलम को इम्प्लीमेंट करता है। studEntry.table stud प्लस फिर ब्रैकेट जितने भी कॉलम्स है studEntry.columnID, studEntry.columnName, studEntry.columnCity। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है सपोज कि ये बेस कॉलम समझने में, तो मेरे पास दूसरा वर्जन भी है जो बेस कॉलम वाला नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये डेटाबेस हेल्पर का दूसरा एक मेरा क्लास देखिए है, डेटाबेस वर्जन, डेटाबेस नेम, टेबल स्टूड, कॉलम ID, कॉलम नेम, कॉलम सिटी, सब कुछ मैंने एज ए कांस्टेंट डिफाइन किया है। यहाँ पे बेस कॉलम का मैंने यूज़ नहीं किया। अब ऑन क्रिएट के अंदर डायरेक्टली मैंने टेबल क्रिएट किया, टेबल स्टूड, कॉलम ID, कॉलम नेम, कॉलम सिटी। ये तीनों मेरे कांस्टेंट्स है कि जिसमें मैंने कॉलम के नेम स्टोर करके रखे हैं। ओके, फिर db.execSQL, ये db मुझे कहाँ से मिला? एज एन आर्ग्यूमेंट, मैंने बनाया नहीं है। ओपन और क्रिएट डेटाबेस ऐसा मैंने लिखा ही नहीं है। आ रहा है समझ में? जो हमने यहाँ पे लिखा था ऑन क्रिएट में, ओपन और क्रिएट डेटाबेस, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, तो वो अपने आप हो रहा है यहाँ पे। ओके, वो मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके द्वारा मैंने टेबल को क्रिएट करने का कोड लिख दिया। ऑन अपग्रेड, अब जब भी मेरा डेटाबेस अपग्रेड होता है, मतलब कि अगर आपको टेबल में कुछ चेंज किया है आपने, तो यहाँ पे जाके 2 कर दो। आप 2 कर दोगे तो पहले क्या था, जब भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हुआ, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हुआ, देखो तो हमने वर्जन भी पास किया था, तब वो इंटरनली मेमोरी में लिखा गया कि वर्जन 1 है। अब मैं यहाँ पे वर्जन 2 करता हूँ तो ये ओपन हेल्पर मैच करेगा कि पहले कौन सा वर्जन था 1, अब कौन सा है 1 है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अब 2 हो गया है वर्जन, मतलब पहले 1 था और अब कुछ और हो गया, तो वो अपने आप मेथड कॉल करेगा ऑन अपग्रेड। और ऑन अपग्रेड में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट भी पास होगा, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन भी पास होंगे। तो हमने देखो वहाँ पे क्या किया, टेबल को ड्रॉप कर दिया। अगर टेबल है, कौन सा टेबल? टेबल स्टूड, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट, ये स्टूड टेबल। अगर टेबल है तो वो ड्रॉप हो जाए, ओके, और वापस टेबल बन जाए, एग्जिट SQL। और SQL कौन सा है? ये वाला, इसको कॉल कर दिया। ओके, तो टेबल क्रिएट हो गया, सॉरी टेबल डिलीट हो गया। उसके बाद वापस यहाँ से कॉल किया ऑन क्रिएट DB, और ऑन क्रिएट कॉल होगा तो टेबल वापस बनेगा। मतलब पुराने वर्जन का जो टेबल था वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, और जो यहाँ पे नई सिंटेक्स हमने लिखी है उस तरह से टेबल वापस डिफाइन हो जाएगा। कहने का मतलब
ये कोड मेरा एक बार रन हो गया, बहुत बार रन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक मोबाइल नंबर का कॉलम ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, वर्जन चेंज कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, टेबल वापस बन जाएगा ड्रॉप होके। फिर ये ऐड स्टूडेंट, एक्टिविटी में से डायरेक्ट इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऐड स्टूडेंट का मेथड डिफाइन किया, उसमें दो चीज़ें, क्योंकि मेरे टेबल में दो कॉलम है, नेम और मोबाइल। आईडी को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। अब देखो, गेट राइटेबल डेटाबेस, डेटाबेस में कुछ चेंज कर सकूँ ऐसा वर्जन चाहिए मुझे करंट डेटाबेस का, वो मुझे मिल गया। फिर कंटेंट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू, एक्टिविटी में से जो पास किया है डेटा, यहाँ पे देखो मेन एक्टिविटी में इंसर्ट रिकॉर्ड डीबी हेल्पर डॉट एड स्टूड माधव मुंबई, डीबी हेल्पर डॉट एड स्टूड। ये एड स्टूड क्या है, अपनी मेथड है एड स्टूड। दो आर्ग्यूमेंट पास कर दी वहाँ से, माधव और मुंबई। और फिर यहाँ पे देखो वैल्यूज़ डॉट पुट कॉलम नेम, यहाँ पे जो पास किया है वो नेम, सिटी या मोबाइल नंबर जो पास किया है वो। फिर डीबी मतलब कि गेट राइटेबल डेटाबेस जो है वो, डीबी डॉट इंसर्ट टेबल नेम टेबल स्टूड, नल और वैल्यूज़। नल कॉलम तो अभी कोई रखनी नहीं है, इसलिए नल और वैल्यूज़। उसी तरह से अपडेट स्टूडेंट, वहाँ से एक्टिविटी में से कॉल होगी हमारी मेथड। कौन सी मेथड, अपडेट डीबी हेल्पर, मतलब हमारा हेल्पर क्लास डॉट अपडेट स्टूड टू माधव मुंबई। ये यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास हुई है, आईडी नेम मोबाइल नंबर। वापस गेट राइटेबल डेटाबेस, वैल्यूज़ इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़, पुट स्टूडेंट्री, मतलब कि ये इसमें देखें तो कॉलम नेम कॉलम सिटी मोबाइल। फिर डीबी डॉट अपडेट टेबल नेम वैल्यूज़ वेर कॉलम आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये जो पास किया है वो आईडी ऐसे क्राइटेरिया में यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। फिर डिलीट स्टूडेंट, ये भी हमारी मेथड, एक्टिविटी से डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, उसे कॉल करना होगा डीबी हेल्पर डॉट डिलीट स्टूड। फिर आईडी पास करेगा जो भी करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आईडी को हम रिट्रीव करेंगे, गेट राइटेबल डेटाबेस डीबी डॉट डिलीट टेबल नेम, फिर कॉलम आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्राइटेरिया पास कर दिया। अगर यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं तो क्या होगा, सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। और लास्ट में अगर उसको रिकॉर्ड्स चाहिए तो हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन की गेट ऑल स्टूड। वापस गेट रीडेबल डेटाबेस किया यहाँ पे, क्योंकि राइटेबल चेंज नहीं करना है कुछ टेबल में इसलिए। फिर कर्सर इक्वल टू डीबी डॉट रॉ क्वेरी, या फिर क्वेरी मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूड। ये रॉ क्वेरी मेथड में हम डायरेक्ट क्वेरी पास कर सकते हैं, जिस तरह से हम एसक्यूएल और ओरेकल में करते थे उसी तरह से। यहाँ पे आप डीबी डॉट क्वेरी भी लिख सकते हो। दोनों ही केस में रिटर्न क्या मिलेगा आपको, कर्सर, और उस कर्सर को यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। तो एक्टिविटी में क्या होगा कि गेट ऑल स्टूड मेथड कॉल होगी, और यहाँ से जितना हम देना चाहेंगे उतना देंगे और वहाँ पे उतना ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कर्सर पास किया तो देखो शो रिकॉर्ड में डीबी हेल्पर डॉट गेट ऑल स्टूड, वहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, कर्सर, वो कर्सर यहाँ पे मिलेगा और फिर वो शो कर रहा है। तो इस तरह से डेटाबेस हेल्पर हमें एसक्यूएल ओपन हेल्पर उपयोगी हो सकता है, हमें इसका उपयोग करना ही चाहिए। डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस से जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएल ओपन हेल्पर का यूज़ करना ही चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसका प्रैक्टिकल, एसक्यूएल डेटाबेस का भी, एसक्यूएल ओपन हेल्पर का भी, और कुछ एडवांस डेटाबेस से जुड़े प्रैक्टिकल्स मैं आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए इसे पढ़िए, याद रखिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।